बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ये है कि ईरान की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि तल अवीव को इस तरीके से हिट किया गया है कि इसराइल का सरकारी मीडिया खुद ये क्लेम कर रहा है कि हमारे दिफाई निज़ाम को इन मिज़ाइलों की खबर तक ना हुई और ये मिज़ाइल पकड़ने में हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो नाकाम रहा। कितनी तबाही इजराइल के अंदर हो चुकी है, खित्ते में जहां जहां उनके इंटरसेप्टर्स मौजूद थे वो कितने नाकारा हो चुके हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब 10 अर्ली जो रडार सिस्टम है जो खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नस्ब है अमरीका के, उनको तबाह करने का दावेदार है। और पासदारान इनकलाब की तरफ से ये भी बात की गई है कि बेशुमार के सेंसर जो हैं जो डिटेक्ट करते हैं वो ख़राब हो चुके हैं और इसलिए वो अपनी हिकमत अमली अमरीका असर नौ तरतीब दे रहा है। दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई के नए रहबर आला बनने के बाद अब उनके हाथ के ऊपर जो बैत की गई है और मशहद का वो मंजर जो पूरी दुनिया इस वक्त देख चुकी है, जहां पे लब्बैक सैयद मुश्तबा खामनाई के नारे लगाए गए, और इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर हिकमत अमली कौन सी होगी। फिर अमेरिका के अंदर बातें ये हो रही हैं कि शायद इस जंग से वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि हमने अपने अहदाफ जो हैं, जो मतलूबा अहदाफ हैं, वो हासिल कर लिए हैं और इस जंग से फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों की आरा ये हैं जो बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार हैं कि अगर इस जंग के नताइज अमरीका को मनफी तौर पर रिपोर्ट करना पड़े तो ये जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के सर पे डाल देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट अगर लेना है तो वो जीत का लेंगे, हार का जो तमगा है वो अपने सीने के ऊपर नहीं सजाएंगे। अब इसी मंजरनामे को आगे बढ़ाते हुए जो खित्ते के ममालिक हैं उनका किरदार इसमें क्या रहा, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या रहा, तो इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक मोतबर आवाज़ जो मशरक़ वस्ता की तारीख के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और नौजवाना ने पाकिस्तान की एक तंजीम बनाई है और जिसमें ऐसी रूह फूंकते हैं कि उनको मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है वो आंखों के सामने दिखाने की जो चाह है वो इनके दिल के अंदर मौजूद है। मेरी मुराद जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सबसे थैंक यू। पहला मेरा सवाल ये कि इस वक्त ईरान के मकासद जो हैं वो किसी हद तक पूरे हुए हैं, या फिर आप समझते हैं कि अमेरिका ने अपना जो मकसद हासिल करना था वो किसी न किसी हद तक कर चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने बहुत मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ईरान के मकासद क्या थे, ईरान का मकसद तो जंग था ही नहीं। वो तो सिर्फ़ ये चाहता था कि हमारे ऊपर किसी किस्म की जारियत हुई तो हम उसका जवाब देंगे। हम्म। और फिर दुनिया ने देखा कि वो जवाब दिया और अमेरिका अभी तक अपने तमाम अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। हम्म। 4 दिन की जंग चाहता था, मुमकिन नहीं हुई। रिजीम चेंज चाहता था, अब वो आपने खुद ही देख लिया कि किस तरह से लब्बैक के नारे वहाँ लग रहे हैं और जिस तरीके से अवाम का एक समुंदर सड़कों के ऊपर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई के लिए बाहर निकला है, उनकी सपोर्ट में, मेरे ख़्याल है वो दीदनी है। और खुद ये आप और मैं नहीं कह रहे, बल्कि वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया खुद इस बात की बात कर रहा है। तीसरी जानिब उनका न्यूक्लियर के प्रोग्राम था, तो वो तो बातचीत जब हो रही थी, पहले भी 2025 में, तब भी उसको सैबोटाज किया गया, हम्म। इज़राइल की जानिब से हमला किया गया और ओमान में होने वाली बातचीत मुनक़ता हो गई। उसके बाद दोबारा वो बातचीत शुरू हुई ओमान के अंदर और फिर जब स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये बातचीत होनी थी, तो उसका दूसरा दौर, उसके बाद फिर अमेरिका की जानिब से हमला हो गया। तो बात ये भी खत्म हो गई। मिसाइल प्रोग्राम तो तल्फ़ शायद नामुमकिन है। हम्म। इस टाइम पे तकरीबन 80,000 के करीब शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन उनके पास मौजूद हैं और इसी तरीके से कहा ये जा रहा है कि कसीर तादाद जिसके अंदर से 30 से 40,000 मिसाइल हैं, मुख्तलिफ नौइयत के, जिनके अंदर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। इसी तरीके से इन मिसाइल्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, यानी कि इसमें हाइपरसोनिक भी मिसाइल मौजूद है, हम्म। इसमें सुपरसोनिक भी मौजूद है और इसके अंदर MRIEV जो मिसाइल है, वो भी मौजूद है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये भी इनके पास मौजूद हैं। अब देखना ये है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर जो सियासी अहदाफ हैं और कुछ उनके ज़ाहिर है मिलिट्री अहदाफ हैं और हम्म। बहुत सारे मुआशी अहदाफ हैं।
अब ईरान ने एक बात कही थी और वो ये, जब आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा अब्बास अरागची साहब का, जी। उन्होंने ये कहा कि जब अमेरिका ने हमला किया उनके डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, हुँ, यानी कि हुँ। जो खारे पानी को मीठा पानी बनाता है, और ये कशम आइलैंड के ऊपर जब हमला किया, जिससे 30 देहात मुकम्मल पानी की सहूलत से महरूम हो गए। हुँ। उसके बाद उनका ये जवाब था कि देखें, हमने ये काम नहीं शुरू किया, लेकिन अब हम हक रखते हैं हर चीज़ का जवाब देने का। और उसके बाद जो इस खित्ते के अंदर जज़ीरा अरब के ऊपर तकरीबन दुनिया के 10 बड़े जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, उसके अंदर 8 बड़े जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, वो इसी खित्ते के अंदर मौजूद हैं, जिससे तकरीबन 1 करोड़ लोगों का पानी का बंदोबस्त होता है। लेकिन और अब्दुल्ला हमीद गुल इस टाइम साहब, पे उन्होंने जो एदाद-ओ-शुमार पेश किए, उसके मद्दे-मुकाबिल बैनुल-अक़वामी सतह पे भी एदाद-ओ-शुमार पेश हुए हैं और ये कहा गया कि बहुत कम फ़ीसद है कि ईरान को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस पानी की, यानी खारे पानी को तब्दील करके मीठा पानी बनाने की। बसूरत दीगर पूरे मुल्क में ज़मीनी पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बात मशरक़ वस्ता के इन अरब ममालिक की जाए, जहाँ पे अमेरिकन अहदाफ मौजूद हैं, तो वहाँ पे किसी मुल्क को 80%, किसी मुल्क को 70%, किसी मुल्क को 65% जो है, वो इस पानी को तब्दील करना पड़ता है। इसमें हक़ाइक़ हैं? जी, देखें, पहली बात ये है कि जो जंग के कुछ कवानीन होते हैं, कायदे होते हैं, हुँ। जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी किस्म की अवामी इस्तेमाल की चीज़ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हुँ। जैसे कि अभी मीनाब के अंदर बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ। मेरा ख़्याल है कि वो बच्चों के स्कूल पर हमला बिल्कुल नाजायज़ था, और अब डोनाल्ड ट्रंप की बात भी देखें, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, हुँ। बल्कि खुद सीएनएन कह रहा है, जो उनका नुमाइंदा है, वो उनको झूठा साबित कर रहा है। और मैं ये 2 दिन से देख रहा हूँ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि ये मामला ईरान ने खुद किया, हुँ। जब उन्होंने हवाई जहाज़ से एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा ये बात की, तो सीएनएन बार-बार ये साबित कर रहा है कि ना इज़राइल के पास और ना ही ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल मौजूद नहीं है। हुँ। और टोमाहॉक मिसाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के पास मौजूद हैं, और उन्होंने तस्वीर दिखा दी कि ये टोमाहॉक हैं। उन्होंने ये भी बता दिया सैटेलाइट के ज़रिए कि जहाँ अमेरिका ने कहा कि उसी वक़्त उनका हमला भी हुआ, जबकि कोई और मुल्क ने उस टाइम पे हमला नहीं किया था। तो ये बच्चियों के मामले पे अमेरिकन सदर का झूठ बोल देना, और उसको बेनकाब करने वाला खुद अमेरिकन मीडिया हो, जो कि दुनिया में माना और हुँ। जाना जाता है, तो ये एक मेरे ख़्याल में बताते खुद अमेरिकन प्रेज़िडेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आफ्टर एप्स्टीन फाइल ये एक बात साबित कर रहा है कि वो झूठ बोलते हैं। अब जो आपने फरमाया, देखें, इस टाइम पे तकरीबन 90% इन्हिसार जो साफ़ पानी के लिए है, वो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूएई, और यूएई को 42% है, 86% गालिबन कुवैत को है, और हुँ। इसी तरीके से दीगर ममालिक को कुछ को 90% भी पानी चाहिए। हुँ। लेकिन अहदाफ किसने बनाया? सबसे पहले, चाहे वो ईरान को पानी चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, जंग में दलीलें भी काम आती हैं, और जंग के अंदर जो नज़ीर है, यानी कि जो प्रेसिडेंट्स है, वो कौन सेट कर रहा है? तो प्रेसिडेंट तो अमेरिका सेट कर रहा है। हुँ। उन्होंने क्यों उनके पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर और डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया? अब डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचाया तो जा सकता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल अमल है। डिसैलिनेशन प्लांट्स आप जानते हैं बहुत बड़े होते हैं हुजम में, और सेकंडली ये है कि उनके साथ जो इनटेक पाइप्स होते हैं, वो हुँ। लगे हुए होते हैं, वो उनके ऊपर सेंसर लगाए जा सकते हैं, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 93% उनके ऊपर जो हमले होते हैं, वो नाकाम हो जाएँ। हुँ। लेकिन अगर जो बाकी पीछे 7% हैं, उनमें से कोई एक मिसाइल भी लग जाता है, तो आपको पता है प्लांट की प्रोडक्शन तो रुक जाती है, जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ दारोमदार उनका उसके ऊपर, हुँ। पानी के ऊपर है, हुँ। और ये फ़ौरी तौर पर उनके ऊपर अफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब जो है, वो ये भी देखा जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर जो अभी ताज़ा इत्तलात आ रही हैं कि उनके जो बिजली के प्लांट्स हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। हुँ। अगर उनके बिजली के प्लांट्स को निशाना बनाया गया है, तो गल्फ रीजन के अंदर अगर उनके जो बिजली की तरसील की जगहें हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो पानी से नहीं, बल्कि वो तेल से चल रहे हैं, हुँ। और ये बड़े आईपीपीज़ हैं, आप समझें कि बड़े जनरेटर हैं,
और अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है तो ये एक बहुत ही लीथल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ पानी की बंदिश हो जाएगी तो दूसरी तरफ बिजली का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिससे अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, जो कि इतनी भयानक और ख़तरनाक हो अच्छा, जाएगी गुल साहब कि ये उनका पूरी बताइए कि दुनिया से क्या अरब समझौता हो ममालिक जो जाएगा। हैं वो इसमें फंसे हुए हैं? क्योंकि वज़राए ख़ारजा के राबिते होते हैं। अब्बास इराक़ची साहब से भी होता है, मसूद पेज़ेश्कियान साहब से भी होता है, और उसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे ऊपर आप हमलावर ना हों, आपकी लड़ाई हमसे नहीं है। तो जवाबन ये कहा जाता है कि आप अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें, तो हम आपके ऊपर हमलावर नहीं होंगे। यकीन दहानियाँ होती हैं। उसके बाद वही सरजमीन दोबारा से हमलों के लिए इस्तेमाल होती है। वहां से मिसाइल्स जो हैं वो फेंके जाते हैं, वहां से जहाज जो हैं वो परवाज भरते हैं और फिर वापस ईरान हमला कर देता है। क्या अरब ममालिक बेबस हैं कि अमेरिका को मना नहीं कर सकते, और वो इस ज़िमन में भी बेबस हैं कि ईरान को भी नहीं रोक पा रहे? देखें यासिर साहब, बात ये है कि हमारे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने बहुत इसके लिए तगो-दो की, हम्म। और वो शहज़ादा खालिद से, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उनसे मुलाकात की। और फिर उसके बाद आपने देखा सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से रिग्रेट्स भी आईं, और उन्होंने कहा कि हमें अफ़सोस है कि हमने जो हमारे हमलों से हमारे भाई ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक, उनको तकलीफ़ पहुँची। अब ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख़्याल में, डिप्लोमैटिक कामयाबी थी पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तानी हुकूमत की। हम्म। अब लेकिन इसके बाद ईरान ने भी ये कहा था कि हमने हमारी सरज़मीन पर कोई आपकी जानिब से हमला ना हो। हम्म। इसकी गारंटी अरब ममालिक अभी तक नहीं दे पाए, और यही वजह है कि ये मामलात दोबारा से शुरू हो गए हैं। फ़ील्ड मार्शल साहब ने तो अपने रिज़ल्ट्स हासिल कर लिए थे, और ये बात हकीकत है कि पूरी दुनिया में अगर ईरान किसी को ट्रस्ट करता है तो वो पाकिस्तान और इसकी मिलिट्री कमांड को और हमारी सिविलियन जो क़यादत है उनको करता है। लेकिन अपनी सरज़मीन के ऊपर हमला ना करने की बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, और हम्म। आपको याद है कि जब पिछली जंग 12 रोज़ा के अंदर उन्होंने वाज़ेह कहा था कि अगर अरब ख़ ख़ित्ते के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं उनसे हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करने का हक रखते हैं, और फिर उन्होंने एक कतर पर हमला करके अलामती तौर पर इसका इज़हार भी कर दिया था। हम्म। अब अमेरिका को इन तमाम ममालिक ने, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है कि इन ममालिक ने बड़ा ख़ुसूसी तौर पर मना किया कि आप मत इस्तेमाल करें हमारे अड्डे, क्योंकि आपके अड्डे इस्तेमाल करने से हमारे लिए मुसीबत में इज़ाफ़ा हो रहा है। हम्म। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनकी परवाह नहीं की, और वो तमाम मुआहदा जो कि इन अरब ममालिक के साथ हुए हैं, जिसके अंदर ये वाज़ेह लिखा गया है कि अरब दुनिया के साथ मिलकर जो उनकी, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड है, वो उसको ओबे करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। मेरी अभी, क्योंकि पिछले दिनों स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात हुई, जो उनका नाम है जोज़ेफ़ एमेन्यूल, हम्म। जोज़े एमेन्यूल। तो जोज़े एमेन्यूल साहब ने भी यही बताया कि अमेरिका ने कहा है कि हम तुम्हारी एयर स्पेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम हम्म। ना भी इजाज़त दो हम्म। तो हम ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देखें, ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर, अब ये बेचारे अरब ममालिक बड़े मुसीबत में फँस चुके हैं। इन्होंने अपनी सलामती का, खुद मुख्तारी का, आज़ादी का, अपनी मईशत का और अपनी डिप्लोमेसी का अमेरिका के साथ सौदा कर लिया हुआ अब है, क्या, और अब अब अमेरिका अरब इनकी ममालिक के पास बिल्कुल क्या चाह परवाह रहा नहीं है? करता। ईरान तो वाज़ेह तौर पे ये कह चुका, जो कल का बयान है, कि या तो सिक्योरिटी सबके लिए होगी या फिर सिक्योरिटी किसी के लिए नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी एक के लिए सिक्योरिटी हो और कोई दूसरा जो है वो एक खतरे के अंदर पड़ा रहे। अब अरब ममालिक के पास चाराजोई के हवाले से बीच का ऑप्शन क्या है? देखिए, अगर तो अरब ममालिक इस जंग के अंदर कूदते हैं, बज़ाते खुद अपनी फ़ौजों को लेके आते हैं, तो यकीन माने कि ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही का सिलसिला बन जाएगा, और यही वजह है कि वो अभी तक इसमें बराह रास्त नहीं कूद रहे, क्योंकि फिर तो उनके शहरों को भी निशाना बनाया जाएगा, हम्म। जो कि अभी भी मखसूस बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, लेकिन फिर उनकी तमाम सरकारी इमारात को और तमाम सरकारी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। देखिए ना, ईरान ने ये पहल नहीं की। ईरान ने ना ये जंग की पहल की और ना ही उनके पानी के ज़खायर के ऊपर हमला किया। हम्म। लेकिन दूसरी जानिब उसने तमाम वो अहदाफ हासिल किए जो अमेरिकन बेसेस थे, और वजह सबसे बड़ी आप खुद देख लीजिए कि अमेरिकन शिप्स को क्यों भागना पड़ा।
क्योंकि उन्होंने जब इनके नेवल जितने भी वहाँ रिफ्यूलिंग के सिस्टम्स मौजूद थे, उनको नाकारा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको इंडियन नेवल बेसिस का सहारा लेना पड़ा और अब जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो 2100 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो गया। वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर पहले मौजूद था, वहाँ से भागा 1000 किलोमीटर दूर गया और फिर उसको चैन ना आया और अब वो 2100 किलोमीटर दूर खड़ा है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का दूर-दूर तक कोई अता-पता नहीं है। यानी कि ये 2 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स जो थे, ये तो अभी हो गए गैर फ़ाल और जो लेकिन इनसे अब तो हमले हो रहे एक थे, मुख्तलिफ तीसरे के किस्म के भेजे मिसाइल जाने की फायर हो इत्तलात हैं। जी, सॉरी? अब तो एक तीसरे के भेजे जाने की इत्तलात हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तीसरा बहरी बेड़ा हम जो है खत्ते में भेज रहे हैं। जी, जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहें तो वो 11 की 11 फ्लीट्स भिजवा सकते हैं, जो उनके 11 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स हैं, उनको भिजवाया जा सकता है। लेकिन पहले तो ये बताएँ कि वो जो 2 आए थे, हम्म। वो उन्होंने क्या कर दिया? ये तो देखें एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस अब्राहम लिंकन कि अगर ये अकेला ही होता, तो मेरे ख़्याल में ये तो उधेड़ के रख देता। लेकिन इनमें एक और प्रॉब्लम है। इससे 2 बातें साबित होती हैं कि जो यूएसएस पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ उनको भिजवाया गया, उनका तमाम असला खत्म हो गया। हम्म। उनके तमाम अमला उसमें से जो मेरी इत्तलात हैं, उसमें से 30 से 40% लोगों ने छुट्टी के लिए दरख़्वास्त दे दी क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ़ बताया गया था 4 दिन, 5 दिन के लिए और ये मामला लंबा चल नहीं, गया है। बुनियादी अभी जो तौर पे आज ये की जो इत्तलात तायुनाती लेटेस्ट हैं उनकी थी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जहाज के ऊपर इत्तलात ये थी कि 6 माह की तायुनाती थी, उसको बढ़ा के 11 माह कर दिया गया। अभी तो उनके वापसी के दिन थे और उन्हीं वापसी के दिनों में उनकी तायुनाती हो चुकी और फिर साथ में ये भी था कि उनके जो वॉशरूम्स का सिस्टम है वो बहुत हद तक नाकारा और गैर फाल हो चुका था और एक दूसरे के ऊपर जहनी कुव्वत का मुजाहरा हो रहा था और उसी बीच में आप जंग मुसल्लत कर दें तो फिर उनकी तवानाई किधर सर्फ होना थी। यासिर साहब, आप तो जानते हैं कि जो नेवी की ज़िंदगी होती है, वो बड़ी एक अजीब-सी होती है। यानी कि बिल्कुल आगे-पीछे हर जगह समुंदर होता है और लको-दक समुंदर के अंदर आप बैठे होते हैं और जिस तरह से लको-दक सहरा में बैठे होते हैं, हम्म। तो मैंने इसीलिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हम्म। कर दिया। हम्म। देखें, उसमें फिर उनकी आइसोलेशन होती है, इनकी मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा नेवल जो लोग होते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट वार्ड के अंदर जाना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट इनके रेगुलर चेकअप्स करते हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, दुनिया के साथ कनेक्टेड उस तरह से नहीं होते, अपने प्यारों से नहीं मिल पाते। हम्म। इस वजह से इनके लिए ये मुश्किलात में इज़ाफ़ा जो आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जो उनके जो 14 जर्नैल हैं, ये कल रात की आपको बात बता रहा हूँ, हम्म। 14 जर्नैल जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड हैं, 3 हाज़िर सर्विस उनके कॉम्बैट कमांडर्स हैं जो 4 स्टार जनरल हैं और जॉइंट चीफ वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बड़े भरमी का इज़हार किया है और ये बातें मैं अकेला नहीं कर रहा, ये बातें इस टाइम पे अमेरिकन मीडिया ऑलरेडी कोट कर रहा है। तो इससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो जॉइंट चीफ शुरू में जिनके मुत्तलिक आपने भी ज़िक्र किया था, मैंने भी हम्म। किया था कि जॉइंट चीफ इस जंग के हक में नहीं थे और हम्म। अब बात अगर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि बर्री फौज भिजवाने की आती है, तो बर्री फौज वो कितनी भिजवा सकते हैं? क्या 30-40 हज़ार से बात बन जाएगी? तो ऐसा हम्म। तो नहीं होगा। हम्म। 4-5 लाख फौज भेजनी पड़ेगी, 4-5 लाख फौज अगर भेजनी है, तो ये बताइए कि उसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? दूसरी बात ये है कि 4-5 लाख फौज आगे गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये इलाका इंतहाई अनफ्रेंडली है। ये याद रखिए कि इसमें खित्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे जिहादी और ऐसे एलिमेंट अल्फा ग्रुप्स मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा कोई यहाँ आ जाए, तो फिर उसको निकलने ना दिया जाए, जिसके हम्म। अंदर दाइश भी मौजूद है, हम्म। जिसके अंदर दीगर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस वो भी मौजूद हैं और ज़ाहिर है फिर खित्ताई ममालिक के अंदर जो जिहादी ग्रुप्स मौजूद हैं, हम्म। वो भी इसके अंदर आ जाएँगे, तो फिर ये जंग इतनी तवील हो जाएगी और ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर कभी भी अमेरिका माज़ी के अंदर मुझे कहीं नज़र नहीं आया जीतते हुए। आप वियतनाम को देख लें, आप इसी तरीके से अफ़गानिस्तान को देख लें, हम्म। तो गुरिल्ला जंग के अंदर अमेरिका का कोई जो तजुर्बा है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हम्म। इन्होंने ये अपने लोगों को बताया था, अपने जो उनकी मिलिट्री हाई कमांड को, कि हम तो सिर्फ़ 4-5 दिन में वेनेज़ुएला टाइप का ऑपरेशन करेंगे और रिजीम चेंज करके हम चलते बनेंगे। उन्होंने यकीनन आयतुल्लाह देखिए ना, ओनली ट्रम्प कैन रिप्लेस आयतुल्लाह खामेनेई विद आयतुल्लाह खामेनेई। हम्म। ट्रम्प ने आयतुल्लाह खामेनेई को आयतुल्लाह खामेनेई से ही तब्दील कर दिया।
अब ये जो आयतुल्लाह हैं, अब इनको ज़रा गौर कीजिए। ये आयतुल्लाह ख़ामेनाई जो हैं, मुज्तबा ख़ामेनाई साहब, ये उनके साहबज़ादे हैं। इन्होंने 47 साल दुनिया की सख्त तरीन सैंक्शंस के अंदर गुज़ारा और एंटी अमेरिकन सोच के साथ गुज़ारा। यानी कि जब ये 9 साल की उम्र के थे, तो इन्होंने अपना होश सँभाला, तो इन्होंने एंटी अमेरिका मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर ये सारे इसराइल। नारे इन्होंने सुने। हुँ। तो फिर आप मुझे बताएँ कि आज ये शख्सियत जो यहाँ आए हैं, इनको अवाम की भी तायद है, मजलिस-ए-ख़िबरगान की भी मुकम्मल तायद हासिल है और साथ ही साथ इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी की, जिसको पासदारान-ए-इन्क़लाब कहा जाता है, उनकी भी इनको मुकम्मल हमायत हासिल है। हुँ। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन के उभरे हैं और ये इस टाइम पे खड़े हो गए हैं। अब इससे होता क्या है? खित्ताई ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, खलीज जो है इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज़ वो बंद खड़ी है। अमेरिका ने झूठ बोला कि हमने आबनाए हुर्मुज़ खोल दी और अब जो है लोग चले जाएँ, हमारी वॉरशिप्स उनको प्रोटेक्ट करेंगी। अब मुझे ये बताएँ यासिर साहब कि 90 शिप रोज़ाना के वहाँ से गुज़रते हैं, तो क्या 90 वेसल्स को एक वेसल सिर्फ़ जो नेवल वेसल है वो प्रोटेक्ट कर सकता है? आपको पता है 90 शिप अगर लाइन में खड़े हो जाएँ तो ये बात सैकड़ों मील के ऊपर जाती है। हुँ। तो ये सैकड़ों मील अमेरिकन एक शिप उनको बर्दाश्त कर सकता है, इसका मतलब है नहीं है। इसका मतलब है मज़ीद शिप चाहिए और अगर मज़ीद शिप चाहिए हैं तो उनको फिर तकलीफ का सामना भी करना पड़ेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन जिसका बड़ा एक नाम है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन बाकायदा वीडियो बना के घूमता हुआ, फिरता हुआ चला गया, वीडियो भी उसकी वायरल है। हुँ। वो तमाम उसने देख-दाख लिया और उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ से एक जहाज़ गुज़र गया और वो इल्म नहीं था। और और उसने तो यही वजह बाकायदा है तौर कि पे ये इन बताया कि जो इसमें से कितने तैयारे इस वक़्त फ़ज़ा के अंदर हैं, कितने तैयारे इसके रनवे के ऊपर मौजूद हैं, या हेलीकॉप्टर कितने हैं, या इसमें कितने अफ़राद हो सकते हैं, या इसने कितने नॉटिकल माइल का सफ़र किया, वो तो पूरी एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बना दी थी उन्होंने। जी, जी, बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताएँ, देखिए इसमें सिर्फ़ ये नहीं होता, वॉर ऑफ नर्व्स भी है ना, हुँ। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी साथ-साथ चल रहा है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ये है कि खित्ते के अंदर देखिए अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने क्या हासिल किया और अब ईरान ने क्या हासिल किया। ईरान ने जो हासिल करना था, उसने पूरे खित्ते के अंदर एक केओस पैदा करना था, वो कर चुका। हुँ। उसने खित्ते का जो का तेल था, वो रोकना था, तेल की तरसील रोक दी। दुनिया के अंदर मुआशी बहरान पैदा होना था, वो मुआशी बहरान पैदा हो गया जिसके असरात बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं अफ़रात-ए-ज़र में तकरीबन 7% इज़ाफ़ा या इससे भी ज़्यादा मुमकिन है। अब आबनाए हुर्मुज़ तो बंद है इस टाइम पे, कोई दूसरी राय नहीं है। इस टाइम पे ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका ये कह रहा था कि हमारे वॉरशिप्स आ जाएँगे, वो नहीं गए। अमेरिका ने कहा मैं दुबई को, दीगर शहरों को प्रोटेक्ट करूँगा, वो नहीं कर पाया। वहाँ से पैट्रियट मिसाइल के जो बैटरीज़ थीं और जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे, उनको उठा के तेल अबीब ले गए क्योंकि तेल अबीब में वहाँ खाली हो गए अच्छा, थे। तेल अमेरिकन अबीब ये बेसेस क्या अपने सारा आप को सारा प्रोटेक्ट नहीं जो कर यहाँ का दिफाई वेपन था, ये सारा तेल अबीब मुंतकिल हो चुका, या फिर ईरान का दावा किसी हद तक दुरुस्त है कि उसने 10 अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम्स जो हैं, उनको तबाह किया है? उनमें से बेशतर के जो सेंसर्स हैं, वो इस वक्त डेड हो चुके हैं और उसको वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दावा वो जी। अरब ममालिक के हवाले से करता है, इसराइल के हवाले से नहीं। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, आज की रिपोर्ट है कि अभी तक 56.5 बिलियन डॉलर इस जंग के अंदर झोंके जा चुके हैं, कि एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम है और अभी 1 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने मज़ीद माँग लिया है। ये देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं, जब जनरल वेस्टमोरलैंड था, ये वो वियतनाम के अंदर कमांडर था अमेरिकन, 5 लाख उसके पास ट्रूप्स थे और बेपनाह वसाइल थे और जिस दिन वो वहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे, तो उसका ये कहना था कि मैं ये जंग जीत सकता हूँ अगर मुझे मज़ीद वसाइल और इतनी ही फ़ौज और दे दी जाए। देखिए ना, इसका मतलब ये है कि जो 5 लाख से ना जीत पाया। अच्छा, हुँ। बमबारी की बात कर लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद बमबारी से बहुत कुछ नुकसान होता है, तो मैं याद करा दूँ
लाओस एक छोटा-सा मुल्क है वियतनाम के साथ। 1964 से 73 के दौरान में अमेरिका ने 5,80,000 फ्लाइट्स यानी कि सॉर्टीज़ उसके ऊपर की। हर 8 मिनट के बाद ये बी-52 तैयारा जो बड़ा एक नाम है बी-52 हुँ, बॉम्बर, ये बी-52 बॉम्बर उसके ऊपर बम बरसाता था हर 8 मिनट के बाद, 9 साल लगातार। और उसके बाद जो तकरीबन 2 मिलियन पाउंड इन्होंने बमबारी उसके ऊपर की। आप उसको ज़रा नीचे विकिपीडिया पे चले जाएँ और उसको खोलें तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ आएगा वॉर रिजल्ट अमेरिका लॉस्ट, ये उनका लिखा हुआ है। हुँ, तो अब मुझे ये बताएँ लाओस के ऊपर बमबारी करके अच्छा फिर मौलिक हथियारों की बात कर लें। हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर मौलिक हथियार इस्तेमाल किए गए। फिर वियतनाम के अंदर क क्लस्टर बम और नेपाल्म बम इस्तेमाल किए गए जिनसे लोगों का साँस घुट गया। फिर आपने अफ़गानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इस्तेमाल किया, डेज़ी कटर इस्तेमाल किया, अभी व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स बाकायदा इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेबनान के अंदर हुँ, इज़राइल की जानिब से और गज़ा के अंदर थर्मोबैरिक बॉम्ब इस्तेमाल किया गया, 3,000 लोगों को तहलील कर दिया गया। तमाम आलमी कवानीन यानी कि इस टाइम पे दुनिया बगैर किसी कायदा और कानून के रंग हो रही है हुँ, और ये न्यूक्लियर से भी गरेज नहीं करेंगे और यही वजह है कि रूसी वजारत खारजा ने ये बात कही है कि अगर खुद न्यूक्लियर का ईरान के ऊपर कोई ऑप्शन हुआ तो फिर पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी यानी कि दूसरे लफ्जों में कि फिर उनको भी इजाजत होगी कि वो यूक्रेन या किसी भी मुल्क के ऊपर फिर न्यूक्लियर का इस्तेमाल आज़ादाना, खुद मुख्ताराना तौर पर कर लें। हुँ। अब जहाँ अमेरिका ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है रूस के ऊपर, कहता है कि जी उन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग इनको फराहम की है जंग के अंदर, तो क्यों ना करें? बात तो ये है कि जब खुल के आपने यूक्रेन में उनके हवाले से की थी और फिर उनके जो इंतहाई स्ट्रैटेजिक नौइयत के बमबार तैयारे थे, आपको याद है, उनके ऊपर ड्रोन हमले करके उनको तबाह किया गया था। तो रूस क्या आपका क्या ख़्याल है इस टाइम पे उनकी मुआवनत नहीं करेगा? तो रूस हुँ, तो बिल्कुल करेगा और चीन हुँ, भी मुआवनत करेगा क्योंकि चीन का तेल का दारोमदार एक बड़ी तादाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का खरीदार इस टाइम पे चाइना है, जिससे उसकी इंडस्ट्री चलती है। और तेल की कीमतों के अंदर इस किस्म के इज़ाफ़े और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन बराह रास्त इफ़ेक्ट हो रहा है। लगता ये है कि जंगें देखें शुरू तो की जाती हैं अपनी मर्ज़ी से, ख़त्म करना या उनके नताइज किस तरफ जाना ये हम नहीं बता सकते। सही। इसमें एक इज़राइल को भी हम ब क्यों फ़रामोश कर रहे हैं? इज़राइल के हवाले से उनके कुछ अज़ाइम हैं। पहली बात ये है कि वो सुएज़ कैनाल के ऊपर जो इस टाइम पे गुज़र रही है, आपको पता है रेड सी से मेडिटेरेनियन के हुँ, अंदर वो लेके जाती है। तो वो सुएज़ कैनाल क्योंकि ज़ाहिर है मिस्र का उसके ऊपर असर रसूख़ है काफ़ी, तो इस वजह से वो एक नई कैनाल गुज़ारना चाहते हैं और वो ज चाहते हैं कि ये जो पोर्ट ऑफ अक़बा से निकाल के ये इनका पुराना बिन गुरियान कैनाल इसको कहते हैं, जो पहला उनका था सरबराह हुँ, उसका इज़राइल का, उसका नाम था बिन गुरियान। तो वो बिन गुरियान का एक कैनाल बनाना चाहते हैं जो रेड सी से उठा के मेडिटेरेनियन के अंदर वो ले जाए और उसके लिए ये पूरा इलाका दरमियान में जो ख़ास तौर पे गज़ा का है, उसके ऊपर इतनी हेवी बम्बार्डमेंट इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये स्ट्रैटा बहुत सख्त है। इसलिए इस स्ट्रैटे को कमज़ोर करने के लिए वो ये बमबारी कर रहे हैं ताकि जब वो क कैनाल की खुदाई हो क्योंकि जहाँ यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो ग्रेटर इज़राइल चाहते हैं, तो वो ग्रेटर इज़राइल का मकसद सिर्फ़ टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं है, हुँ, बल्कि ग्रेटर इज़राइल का मकसद एक और भी ये है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी हो। हमारा दुनिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल हो। ऑलरेडी आपको पता है उनका बड़ा इनग्रेस है इसके ऊपर। लेकिन इन सब के बावजूद वो ये चाहते हैं। दूसरी जानिब वो एक और भी काम करना चाहते हैं। जो मिडल ईस्ट के नक्शे तब्दील करना चाहते हैं। ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। यासिर साहब, ये अब मिडल ईस्ट का शायद नक्शा बरकरार ना रह पाए। इससे पहले 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर ने एक नक्शा ब्लड बॉर्डर्स के नाम से बनाया था, जो अमेरिकन दिफाई जरीदे डिफेंस जर्नल अमेरिका के अंदर छपा था। हुँ, जिसके अंदर उसने कुर्दिस्तान का इलाका एक अलहदा रियासत, उसने बलूचिस्तान को पूरा एक आज़ाद मुल्क दिखाया था और इसी तरीके से सीरिया और इराक के उसने 3 टुकड़े दिखाए थे और दीगर उसने कुछ अरब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके नक्शे तब्दील किए थे।
अब जहां-जहां मोनार्की कमजोर हो रही है, आप देख लें बहरीन के अंदर जो इस टाइम पे सूरत-ए-हाल है, वो काफ़ी खतरनाक है। जिस हुँ, तरह से नेतन्याहू का नहीं पता चल रहा, बहरीन की जो लीडरशिप है, उनका भी इस टाइम पे कोई कोई मुँह मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं सही। या वो कहीं जा चुके हैं या व्हाटएवर। बहरहाल हम वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हुँ, लेकिन देखिए हंगामा आराई शुरू हो गई है। अवाम अपने आप को वहाँ से पैसे निकाल रही है। एविएशन इंडस्ट्री गल्फ के अंदर बैठ गई है और लग ये रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर नक्शों की तब्दीली का वक़्त जो है वो शुरू हुआ जाता है। क्योंकि एक बात बड़ी बात है, जो ममालिक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने डिफेंस के ऊपर लगाया और ये सोच के कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करेगा किसी आड़े वक़्त में, सही। आज वो अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। F-15E 1980 के अंदर ये जहाज बना और आज तक टिल द टाइम कि कुवैत में ये कटी पतंगों की तरह नहीं गिरे, तब तक इनका एक जो जहाज का हादसा है वो पेश नहीं आया। एक वाहिद हादसा हुआ जिसके अंदर एक विंग जहाज का इजरायली एयरफोर्स का विंग उड़ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने जहाज को लैंड करवा दिया। ये जहाज इतना मजबूत जहाज है और यहाँ मल्टीपल जहाज गिराए जा चुके हैं। इस टाइम पे ये जो मिसाइल आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई तबाही नहीं ला रहे? हुँ, अमेरिकन की पुरानी आदत है। जब ये अफ़गानिस्तान में थे, तो बाकायदा बागराम के अंदर इन्होंने एक मुर्दा खाना बनाया हुआ था और वो सर्द मुर्दा खाना जो था, उसके अंदर ये लाशें रखते थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1-1, 2-2, 3-3 करके ये निकाला करते थे। तो अब ये जो लाशें हैं, जब ये पहुँचना शुरू होंगी हुँ। अमेरिका के अमेरिका में अंदर, तो तो तब मेरा इसके ख्याल ऊपर है जो कि आवाज़ें सदर उठ रही ट्रंप हैं, उसके नताइज मंज़र-ए-आम के ऊपर आएँगे और तब ये देखना होगा कि अमेरिका ने इसके अंदर भुगता क्या है। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है, ये नक्शे तब्दील करने की बातें हैं, ये नक्शे किस हद तक तब्दील होंगे, किसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, किसके लिए नुकसानदेह होंगे, क्योंकि जंग तो शुरू हो चुकी, अब ये ख़त्म अपने ही नताइज पे होगी और अपने ही वक़्त के ऊपर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर नताइज निकलें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।